Hello students, let us continue with the chapter free consent of the parties। अब तक हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एक वैध अनुबंध के लिए न केवल सहमति का होना आवश्यक है बल्कि सहमति का स्वतंत्र होना भी अनिवार्य है। हम ये जान चुके हैं कि सहमति कब कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती है और उसमें से पहले तीन कारण कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड ये हम कर चुके हैं। आज हम ऐसा चौथा कारण जो कि एक कंसेंट को फ्री होने में रोकता है या फ्री होने से उसको रुकावट डालता है वो करने जा रहे हैं और उस फैक्टर का नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन, जिसका वर्णन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। Misrepresentation is a false statement which the person making it believes to be true or which he does not know to be false। इसका क्या मीनिंग है कि मिथ्या वर्णन जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य स्टेटमेंट है, जिसको कि जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो ये मानता है कि वो सच है और उसके पास ऐसा कोई कारण भी नहीं जिसके कारण से वो उसको सच ना समझे। जैसे कि आपको समझ में आता है, हिंदी में मिथ्या वर्णन जो है शब्द वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मिथ्या वर्णन, मिथ्या और वर्णन। तो मिथ्या का मतलब है असत्य और वर्णन का मतलब है कहना या कथन। तो टोटल शब्द जो है उसका मीनिंग हो गया असत्य कथन। तो जब एक पार्टी कोई असत्य बात कहती है, कोई एक पक्षकार कोई असत्य बात कहता है, लेकिन कहने वाली पार्टी या कहने वाला व्यक्ति उस बात को सच मानता है या उसे असत्य मानने का उसको कोई कारण भी नहीं दिखता, तो ऐसे असत्य कथन को ही क्या कहेंगे? मिथ्या वर्णन या मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं या इसको हम दो तरह से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसका हिंदी में कहेंगे कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन, और दूसरा है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। जो कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन है वो जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है और इसीलिए इसको कपटमय मिथ्या वर्णन कहेंगे। और ये किसके बराबर है? इसको कपट ही कहेंगे इन अदर वर्ड्स, जो कि हमने सेक्शन 17 में कर लिया है। तो फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स फ्रॉड और इट हैज बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 17। जो दूसरी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन है वो होता है आपका सेकेंड वाला इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि निर्दोष मिथ्या वर्णन कहलाता है। जब कोई मिथ्या वर्णन या जब कोई मिस रिप्रेजेंटेशन अज्ञानवश किया जाए तो उसे निर्दोष मिथ्या वर्णन कहेंगे और जो इसको कर रहा है इसका मतलब वो निर्दोष होता है और इसको ही असल में हम मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन कहेंगे। तो आज हम जो भी करने जा रहे हैं वो हम इससे संबंधित कर रहे हैं, अर्थात इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन अर्थात मिस रिप्रेजेंटेशन। तो देख लेते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन के क्या क्या एसेंशियल्स हैं या उसके क्या क्या लक्षण हैं। पहला लक्षण है पॉजिटिव असर्शन। पॉजिटिव असर्शन का मतलब होता है निश्चित कथन। तो मिथ्या वर्णन का जो संबंध है वो किसी विषय वस्तु, जो अनुबंध की विषय वस्तु के बारे में एक निश्चित कथन से होता है। इसका मतलब है कि जो इसको करने वाला, मिथ्या वर्णन करने वाला व्यक्ति अनुबंध की किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में कोई एक निश्चित कथन देता है या कोई एक बात कहता है और उसका जब वो कह रहा होता है तो कहते समय वो ऐसा मानता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच है, लेकिन जो कुछ वो कह रहा है वो सच नहीं होता है। तो पॉजिटिव असर्शन जो है उसका होना पहला एलिमेंट है। अगर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है या केवल अपने विचार प्रकट कर रहा है तो फिर ये मिथ्या वर्णन नहीं माना जाएगा। सेकेंड एसेंशियल है द पार्टी मेकिंग द मिसरिप्रेजेंटेशन बिलीव्स इट टू बी ट्रू while it really is not। ये अभी हमने मीनिंग में भी किया कि जो पक्षकार मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, मिथ्या वर्णन कर रहा है, वो मानता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच है, जबकि वास्तव में यह बात जो वो कह रहा है वो सच नहीं होती है। तीसरा है बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मिथ्या वर्णन जो है वो अनुबंध के पूरा होने से पहले किया जाना चाहिए, अर्थात
जो भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को जो पॉजिटिव असर्शन कर रहा है, जो निश्चित कथन दे रहा है, वो अनुबंध के पूरा होने से पहले होना चाहिए और जो कुछ वो कह रहा हो उसका प्रभाव जो है वो दूसरे की जो सहमति है उस पर पड़ना चाहिए और सहमति जो है असर्शन के बाद में ही दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है नॉट इंटेंडेड टू डिसीव। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति मिथ्या वर्णन कर रहा है वो उसके जो उद्देश्य है, उसकी जो इंटेंशन है, वो दूसरे को धोखा देने की इच्छा जो है वो उसकी नहीं है। यहाँ पे हम बार बार इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में, कपट में और मिथ्या वर्णन में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि जब भी हम फ्रॉड की बात करेंगे इंटेंशन जो है वो हमेशा डिसीव करने की होगी, जबकि मिथ्या वर्णन में कभी भी जो इंटेंशन है वो डिसीव करने की या धोखा देने की नहीं होती। अब आते हैं लास्ट एसेंशियल पर। द पार्टी मेकिंग इट इज नॉर्मली बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। इसका मतलब है कि जिस पक्षकार ने मिथ्या वर्णन किया है उसको दूसरे की कॉस्ट पर, दूसरी पार्टी को हानि हो रही हो लेकिन उसको उस मिथ्या वर्णन के कारण फायदा पहुंचा हो, तभी वो मिथ्या वर्णन कहलाएगा। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन के प्रकार। तो पहला प्रकार है बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट, निश्चयात्मक कथन द्वारा मिथ्या वर्णन। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब एक व्यक्ति जो है किसी बात का निश्चयात्मक कथन करता है, मतलब एक बात को पक्के तौर पर अपनी ओर से कहता है जो कि सच नहीं है, लेकिन वो ये मानता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है, तो ये कहलाएगा कौन सा मिथ्या वर्णन? निश्चयात्मक कथन द्वारा मिथ्या वर्णन। जैसे कि सपोज ए है और वो बी को अपनी लैंड बेचने जा रहा है, बेचने का अनुबंध करने जा रहा है और वो ये कहता है कि उस लैंड से एक साल में 1000 क्विंटल गेहूं जो है उसकी पैदावार होती है। बी उस लैंड को इस स्टेटमेंट के आधार पर खरीद लेता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये जो पैदावार है वो इतनी नहीं हुई साल में, बल्कि 800 क्विंटल जो है गेहूं वही पैदा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये मिथ्या वर्णन किया गया है। तो ए का जो था ऐसा विश्वास था कि जो उस जमीन से जो एक साल में 1000 क्विंटल गेहूं जो है उसकी पैदावार होती है, जबकि ऐसा विश्वास करने के लिए उसके पास कोई भी उचित आधार नहीं था। तो ये माना जाएगा कि ए ने क्या किया है? मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन किया है। लेकिन अगर ए के पास जो भी वो कह रहा था, वो सूचना जो उसके पास थी, उसको कहने के लिए उसके पास कोई उचित आधार था, तो ये फिर मिथ्या वर्णन नहीं कहलाएगा, बल्कि ये क्या कहलाएगी? एक आपसी गलती कहलाएगी। जो दूसरी तरह का मिथ्या वर्णन है वो है बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी, सेकेंड काइंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अर्थात कर्तव्य भंग के द्वारा। तो जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करता है और कर्तव्य भंग करने के फलस्वरूप उसे कुछ लाभ होता है, कर्तव्य भंग का मतलब कोई ऐसा काम कर देता है या ऐसा काम जो है वो नहीं करता जिसके फलस्वरूप उसे कुछ लाभ होता है और दूसरे पक्षकार को कुछ नुकसान हो जाता है, तो इसे कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन कहते हैं। जबकि यह जो उसने किया है वो धोखा देने के अभिप्राय से नहीं किया है उसने। जैसे कि ए जो है वो सपोज वो एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाने जा रहा है और उसे अपनी एज के बारे में ठीक से मालूम नहीं है। वो कहता है कि वो 20 साल का है, जबकि वास्तव में उसकी उम्र 24 साल है। अब क्योंकि उसने अपनी उम्र 20 साल बताई है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके लिए कम इंश्योरेंस प्रीमियम का निर्धारण करती है, लेकिन इसके बारे में वास्तव में उसे नॉलेज नहीं थी कि उसकी वास्तव में आयु क्या है। तो उसके ऐसा कम उम्र बताने के कारण उसको क्या हुआ? उसको तो फायदा हो गया क्योंकि उसको कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन बीमा कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे उसने धोखा देने के उद्देश्य से अपनी एज जो है वो कम नहीं बताई थी, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मिथ्या वर्णन। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि उद्देश्य क्या है। यदि कर्तव्य भंग का उद्देश्य जो है वो धोखा देना होगा तो वो कपट कहलाएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे वास्तव में अपनी असली आयु जो है उसके बारे में ज्ञान नहीं था सही सही,
इसलिए ये कपट नहीं बल्कि मिथ्या वर्णन कहलाएगा। तीसरी तरह का मिथ्या वर्णन जो है वो है कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, अर्थात अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण गलती हो जाना। इसका मतलब ये है कि अगर अनुबंध के किसी पार्टी किसी पक्षकार के द्वारा अनुबंध से संबंधित किसी ऐसी बात के बारे में जो कि अनुबंध का विषय हो कोई गलती हो जाए, चाहे वह कितनी ही अज्ञानतावश क्यों ना हो जाए, तो वो मिथ्या वर्णन कहलाएगा। जैसे कि ए बी से ये कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक है, और उसके ऐसा कहने के कारण बी उसको खरीद लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो खराब था, तो ये मिथ्या वर्णन कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथ्या वर्णन। यदि मिथ्या वर्णन करने वाले पक्ष को अपने असत्य कथन के बारे में जो कुछ वो बोल रहा है, अपनी तरफ से वो सच बोल रहा है लेकिन वो सही नहीं है, और अगर उसे ये कभी पता चल जाए कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच नहीं है, तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि जब भी उसे ये पता चल जाए बात, तो वो दूसरे पार्टी को भी इसके बारे में बता दे। लेकिन अगर असत्य कथन का पता चलने के बाद भी वो दूसरी पार्टी को इसके बारे में नहीं बताता है, तो इसका मतलब है कि उसने धोखा देने के उद्देश्य से क्या किया है, ये उसने कपट किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके आ गए मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन के जो एलिमेंट्स हैं या मुख्य जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, और तीसरा हमारा आ गया कि मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली तीन उसकी फॉर्म्स या तीन उसके प्ररूप या तीन प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के क्या प्रभाव होते हैं, मिथ्या वर्णन के क्या प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव रिप्यूडिएशन या राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहला अधिकार है अनुबंध को रद्द करने का अधिकार। ऑफ कोर्स ये अधिकार किसको प्राप्त होगा? पीड़ित पक्षकार या एग्रीव्ड पार्टी को। तो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध वॉइडेबल हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। इसका मतलब है कि पीड़ित पक्षकार अनुबंध को रद्द कर सकता है, और यदि लेकिन वो तभी कर सकता है जबकि दशाएं ऐसी थी, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो आसानी से सच बात का पता नहीं लगा सकता था। दूसरा राइट होगा अफर्मेशन या अनुबंध की पुष्टि। पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध की पुष्टि भी करा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरी पार्टी को ये कह सकता है कि अनुबंध की सभी शर्तें पूरी करे, इसके लिए वो उसको बाध्य कर सकता है, और इसके लिए वो उसके ऊपर वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा राइट होगा रेस्टिट्यूशन का। इसका मतलब है कि अनुबंध के अंतर्गत अगर कोई भी संपत्ति या कोई भी धन मनी उसका लेन देन हुआ है, तो उसे वो वापस प्राप्त करने का भी अधिकारी है। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने कहा कि ए ने बी को जो बाइक बेची, उसका इंजन खराब था, तो बी के पास ये राइट है कि वो चाहे तो जो एक सही वाली बाइक जो है वो ए से ले ले, अगर उसने कोई पैसे दे दिए हैं तो वो भी उसे पाने के अधिकार है। तो इस तरह से बी के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करने का इसका मतलब अधिकार पूरा प्राप्त है उसको। और तीसरी जो चौथी बात है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नो राइट टू डैमेजेस। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में एग्रीव्ड पार्टी को कभी भी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होगा। और लास्ट में डिफरेंस देखते हैं फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आपका आ जाएगा इंटेंशन के बेस पर, इंटेंशन या भावना। तो जैसा हमने बार बार किया कि कपट जो है वो हमेशा धोखा देने की उसमें भावना होती है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन अज्ञानतावश होता है। ऐसे ही आपका सेकंड आ जाएगा डिफेंस या बचाव। तो जो जनरली जो है फ्रॉड के केस में जो दोषी पक्षकार ये नहीं कह सकता कि दूसरे पक्षकार को सच बात का पता लगाने का साधन उपलब्ध थे, जबकि मिथ्या वर्णन में हमेशा दोषी पक्षकार जो है वो ये कह सकता है कि जो दूसरा पक्षकार है वो सच बात का पता लगा सकता था। तीसरा पॉइंट आपका लीगैलिटी आ जाएगा, वैधता, कि कपट द्वारा प्रेरित अनुबंध जो है वो वैध अनुबंध का रूप उसको कभी भी नहीं दिया जा सकता है, जबकि मिथ्या वर्णन की दशा में पीड़ित पक्षकार यदि उचित समय के अंदर कार्यवाही नहीं करता तो अनुबंध वैध अनुबंध हो जाता है। ऐसे ही नेचर, फिर से वही कि ये जानबूझकर होता है कपट, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्ञानतावश होता है। और लास्ट में राइट्स ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, दोनों में ही अनुबंध को रिप्यूटेशन का, अफर्मेशन का, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में दोनों में अधिकार होता है। लेकिन तीसरा अधिकार जो कि
क्लेम फॉर डैमेजेस है वो फ्रॉड में तो होता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं होता। थैंक यू सो मच।